एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने गृह विज्ञान ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं गृह विज्ञान के पेपर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है बाल विकास। और उसमें हम कवर करने वाले हैं अति लघु उत्तरीय वाले सेक्शन को। इसमें से आपके करीब करीब 40 से 50 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। पेपर नंबर 2 से यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और अगर आपने इसके पहले वीडियोज़ नहीं देखा है, मतलब पेपर नंबर 1 के बारे में वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो उनको देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई, वहाँ से जा करके और उनसे लाभान्वित होइए, क्योंकि ये पेपर आपके नज़दीक आ रहे हैं और हर पेपर में 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और आपको 10 के 10 के जवाब देने होते हैं। आपको समझ में नहीं आता कहाँ से करें, कैसे करें, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न आज का। लिखा है कि बाल विकास की परिभाषित कीजिए, बाल विकास को परिभाषित कीजिए। तो पहले आपके आ जाते हैं क्रो एंड क्रो महोदय के अनुसार अगर देखें तो बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भाकाल से आरंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। मतलब क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा है कि बाल विकास या बाल मनोविज्ञान, जिसे हम पहले बाल मनोविज्ञान के नाम से भी जानते थे, जिसका नाम बदल के बाद में बाल विकास हो गया है, ये ऐसा विज्ञान है जिसमें हम जब बालक जो है गर्भावस्था मतलब माँ के पेट में आता है, वहाँ से उसके बारे में अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं और किशोरावस्था में जब तक वो पहुँच नहीं जाता है, वहाँ तक हम क्या करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। यही हमारा बाल विकास कहलाता है। आगे देखते हैं दूसरे वैज्ञानिक आपके जेम्स ड्रेवर महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। मतलब वही चीज़ जेम्स ड्रेवर ने भी कहा है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि बाल विकास वो विज्ञान है, वो मनोविज्ञान है या वो मनोविज्ञान की शाखा है जिसमें बालक जब से जन्म लेता है, जन्म से लेकर के और जब तक वो परिपक्व मतलब मैच्योर नहीं हो जाता, तब तक हम उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं वही क्या कहलाता है, आपका बाल मनोविज्ञान या फिर बाल विकास कहलाता है। ठीक है, देखते हैं अगले महोदय आपके आ जाते हैं आइजनेक महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। मतलब उन्होंने क्या कहा है कि जो ये बाल मनोविज्ञान है, इसका संबंध बालक में जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं होती हैं उसके विकास से है। गर्भाकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं परिपक्वता अवस्था तक बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यही क्या कहलाता है, बाल विकास या बाल मनोविज्ञान कहलाता है। किसने कहा है, तो आइजनेक जी ने कहा है। उन्होंने क्या कहा है कि जब बालक गर्भावस्था में आता है, तब जब वो जन्म ले लेता है, शैशवावस्था मतलब छोटे रूप में, बाल्यावस्था में पहुँचता है, फिर किशोरावस्था में, और जब वो परिपक्वता की अवस्था में पहुँचता है तब तक उसके बारे में क्या मनोवैज्ञानिक विकास या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा क्या किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। वही क्या कहलाता है, आपका बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जितनी भी मैंने आपको परिभाषाएं बताई हैं, इन सारी चीज़ों का सारे लोगों का नाम याद रख लीजिए। कम से कम 2 से 3 वैज्ञानिक के नाम याद होने चाहिए और उनकी परिभाषाएं भी याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बीच बीच में डाल देते रहेंगे और उसको थोड़ा हाईलाइट करते रहेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलते रहेंगे। ठीक है, देखते हैं दूसरा प्रश्न आज का। ये कह रहा है, एक मिनट, ये कह रहा है कि बाल विकास की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। मतलब बाल विकास में कौन कौन सी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है उसके बारे में हमें बताना है। तो हम देख सकते हैं कारमाइकेल ने बाल विकास की समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि बाल मनोवैज्ञानिक मुख्यतः 7 समस्याओं का अध्ययन करते हैं। मतलब जो ये बाल मनोवैज्ञानिक हैं, ये मुख्यतः 7 समस्याओं को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। कौन कौन सी, तो पहला है विकासशील मानव की मौलिक प्रक्रियाओं और गतिशीलता, पहला ये आ जाता है। दूसरा आ जाता है बाल वातावरण पर प्रभाव। तीसरा आ जाता है वातावरण का बालक पर प्रभाव। चौथा आ जाता है विकासात्मक प्रक्रियाओं का क्रमिक समकालीन वर्णन। पांचवा आपका आ जाता है विकासात्मक प्रक्रियाओं का दीर्घकालीन प्रणाली द्वारा वर्णन। छठा आपका आ जाता है व्यक्ति का किसी भी आयु स्तर पर मापन। सातवां आ जाता है व्यक्ति की पूर्ण पृष्ठभूमि इसमें उसका लेखा जोखा प्राप्त करना। ये जो है 7 आपके यहाँ पे
देखने को मिलती हैं, क्या देखने को मिलती हैं, समस्याएं देखने को मिलती हैं जिनका अध्ययन हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, आज का तीसरा प्रश्न कह रहा है कि बाल विकास के संबंध में परंपरागत विश्वास क्या है, आपको बताना है। तो बाल विकास के विषय में विद्यार्थी एवं पाठकों के लिए इन परंपरागत विश्वासों का ज्ञान इसलिए भी आवश्यक है कि वह जान सकें कि इनकी परंपरागत विश्वासों में क्या वैज्ञानिक सत्य है। कुछ प्रमुख परंपरागत विश्वास निम्न हैं जो परंपरागत रूप से लगातार माने जा रहे हैं। पहला है बाल्यावस्था। इस प्रकार से संबंधित कुछ परंपरागत अवस्थाएं निम्न हैं, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। पहला आपका आ जाता है बाल्यावस्था, बालक की एक लाचारी या असहायता की अवस्था है। ठीक है, जो बाल्यावस्था होती है बालक की, वो एक लाचारी की अवस्था कह सकते हैं या असहायता की अवस्था कह सकते हैं। दूसरा लिखा है सुखी बचपन सुखी भावी जीवन की गारंटी देता है। कौन देता है? तो बाल विकास देता है। तीसरा जो है, क्या वही बच्चे सुखी रह सकते हैं जो चिंता मुक्त रहते हैं। अगला है बालक प्रौढ़ व्यक्ति का ही एक लघु रूप है। ये कहाँ पे माना जा रहा है आपका? तो बाल्यावस्था में देखा जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न लिखा है बाल विकास के अध्ययन का क्या महत्व है, मतलब हमें बाल विकास क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में देखते हैं। तो आधुनिक युग में बाल विकास का अध्ययन कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है, मतलब कई सारे कारण हैं जिसके कारण से हम क्या करते हैं, बाल विकास को पढ़ते हैं। इस दिशा में हुए अध्ययनों से न केवल बालकों का ही कल्याण हुआ है, माता पिता को बालकों को समझने में बहुत सुविधा भी मिली है तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मानव समाज का भी कल्याण हुआ है। मनोविज्ञान की इस शाखा के अध्ययन से बालक के जीवन को सुखी ही नहीं बनाया जा सकता, बल्कि उनके व्यवहार को प्रशंसनीय और उसके जीवन को समृद्धशाली भी बनवाया जा सकता है। इस विषय के अध्ययन में शिक्षक, बाल चिकित्सक, बाल सुधारक आदि सभी लाभान्वित होते हैं। मतलब इनका कहना ये है, अगर हम मोटा देखें तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये बाल विकास है इसका अध्ययन हम इसलिए करते हैं जिससे बालक का जो बाल्यावस्था होती है उसमें उसको सुखी बनाया जा सके, उसका जीवन प्रसन्नशील रह सके, उसकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढ सकें, वो किन चीज़ों पर ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए ही हम क्या करते हैं, बाल मनोविज्ञान का उपयोग करते हैं। और इससे हमें देखने को मिल रहा है नए युग में, आधुनिक युग में, इसमें माता पिता को भी सहायता मिलती है कि उनका बेटा किस प्रकार से है, क्या सोचता है, कैसे करता है, किस में रुचि है, किस में अरुचि है, उसके हिसाब से उसकी पढ़ाई, उसकी शिक्षा, उसकी सब कुछ तैयार करते हैं। ठीक है, देखते हैं पाँचवां नंबर प्रश्न कह रहा है विकास को परिभाषित कीजिए। डेवलपमेंट क्या है यहाँ पे पूछ रहा है। तो हरलॉग ने विकास की परिभाषा देते हुए लिखा है, उन्होंने कहा है कि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तनों से है। मतलब जो बालक के गुण होते हैं, बालक के अंदर बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, चाहे खेलने का हो, चाहे पढ़ने का हो, गाने का हो, कोई भी गुण हो, उसमें क्या होता है जब परिवर्तन होने लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ये कौन कह रहे हैं? हरलॉग जी कहते हैं विकास की परिभाषा क्रमिक संबद्धतापूर्ण परिवर्तनों की प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में दी जा सकती है। प्रगतिपूर्ण का अर्थ है, मतलब इनका कहना यह है कि जो बाल विकास की परिभाषा है इसे हम देखें क्रमिक संबद्धतापूर्ण, मतलब एक क्रम में अगर हम देखें संबंध स्थापित करके, और परिवर्तन की प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में दी जा सकती है। परिवर्तन की प्रगतिपूर्ण श्रृंखला है, इसके रूप में हम दे सकते हैं। प्रगतिपूर्ण का अर्थ यहाँ पे लिया गया है कि परिवर्तन दिशात्मक होते हैं तथा यह पृष्ठोन्मुख की अपेक्षा अग्रोन्मुख होते हैं। एक नवजात शिशु बैठना, उठना और चलना आदि नहीं जानता है, परंतु जैसे जैसे उसका विकास होने लगता है वह ये सभी क्रियाएं करना सीख लेता है। अतः कहा जा सकता है कि बालकों में इन क्रियाओं में प्रगतिपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? छठा नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त, विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है बालक के विकास को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ कारक स्वतंत्र रूप से बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं तथा कुछ कारकों की, मतलब इनका कहना ये है कि बालक के विकास में कई सारे कारक ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं, जिनमें से कुछ कारक ऐसे हैं जो स्वतंत्र रूप से बालक के शरीर को के विकास को प्रभावित करते हैं। स्वतंत्र मतलब एकदम सामने से वो चीज़ों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पारस्परिक अंतःक्रियाओं बालक के शरीरों विकासों को प्रभावित करती है।
इसी प्रकार से कुछ कारक स्वतंत्र रूप से बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं तथा कुछ कारकों की पारस्परिक अंतःक्रियाएं बालक के मानसिक विकास को भी प्रभावित करती हैं। ठीक है, कुछ प्रमुख कारक अंग इस प्रकार से हैं, जैसे वंशानुक्रम, ये क्या करते हैं, बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे वंशानुक्रम का मतलब समझ रहे होंगे कि जो वंश का अनुक्रम चला आ रहा है, जैसे बालक के जो वंश में पाया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि किसी किसी घराने में हर एक पीढ़ी में कोई ना कोई थोड़ा सनका हुआ मिल जाता है या कोई माइंडेड आदमी मिल जाता है। तो ये जो होता है वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चा अच्छे माहौल में, अच्छे वातावरण में पल बढ़ रहा है तो उसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी होगी और उसका विकास भी अच्छा होगा। और अगर वो गलत माहौल, गलत वातावरण में पढ़ रहा है और पल रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, उसका विकास नहीं हो पाएगा। आहार का भी उपयोगिता देखी जा रही है। अगर आपने पहले पेपर को देखा होगा, आहार एवं पोषण विज्ञान, तो वहाँ पे बताया गया है कि आहार की भी मुख्य भूमिका होती है बालक के क्या विकास में भी। जैसे कि अगर उसको संतुलित आहार नहीं दिया जाएगा जो उसके शरीर को ज़रूरी है, जैसे विटामिन्स और ये सारी चीज़ें, वसा, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें अगर नहीं मिल पा रही तो बालक विकसित नहीं हो पाएगा। रोग भी उसके, जैसे अगर किसी बालक को जो होता है, क्या हो जाता है कि कुछ रोग हो जाते हैं, उसके कारण भी नहीं हो पाता है। 5वां नंबर, अंतःस्रावी ग्रंथियों के कारण भी डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ता है, बुद्धि का भी प्रभाव पड़ता है और यौन का भी प्रभाव पड़ता है बालक के ऊपर डेवलपमेंट में। ठीक है, देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या है, आपको बताना है। तो फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 भाग हैं, आईडी, ईगो और क्या, सुपर ईगो। पहला क्या है, आईडी, दूसरा है ईगो और तीसरा क्या है, सुपर ईगो। इड, आईडी जिसे कह रहे हैं इड, अचेतन मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है। अचेतन मतलब जब आदमी बेहोश होता है तो उस समय आपके जो मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है वो कौन कर रहा होता है, इड कर रहा होता है। यह मूल्य प्रत्यात्मक प्रकृति का होता है और अचेतन में निहित विभिन्न प्रकार की इच्छाओं, प्रेरणाओं, वासनाओं की तुरंत संतुष्टि चाहता है। मतलब जैसे आदमी सोता है तो बहुत सारे सपनों को देखता है, तो वो उस समय अचेतन अवस्था में होता है और उस समय जो आपके दिमाग में चल रहा है, दिमाग का जो संतुलन है, दिमाग का जो प्रतिनिधित्व है, वो कौन कर रहा है, वो इड कर रहा है, ना कि आपका ईगो या सुपर ईगो कर रहा है। ठीक है, दूसरा, यह सुखवादी सिद्धांत से पूर्णतया प्रभावित होता है। सुखवादी का मतलब ये हुआ कि हर आदमी अपने सपने में खुद हीरो होता है, यहाँ पे वही ले रहे हैं। ईगो इड, क्या ईगो इड का ही विकसित रूप है। मतलब जब इड ही क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत डेवलप हो जाता है तो उसी को हम ईगो नाम दे देते हैं। व्यक्तित्व का तार्किक, व्यवस्थित विवेकपूर्ण भाग है। मतलब कह रहे हैं कि अगर आपका जो व्यक्तित्व है उसका तार्किक, अगर आप किसी चीज़ के लिए तर्क करने लगते हैं, किसी चीज़ को एक व्यवस्थित ढंग से देखते हैं, कोई भी काम करना होता है विवेक से आप काम लेते, विवेकपूर्ण काम करते हैं, परंतु इसे शक्ति इड से ही प्राप्त होती है। मतलब कह रहे हैं जो इसको शक्तियाँ मिलती हैं वो हमें इड से ही दिखाई पड़ती हैं कि है ये जो ईगो है ये इड से ही शक्तियाँ लेकर के अपना काम चलाता है। यह वातावरण के साथ समझौता करके इड की इच्छाओं को पूरा करने में मदद करवाता है। मतलब अगर आप कहीं पे देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं पे देखते होंगे कि आपको यहाँ पे ये करना था लेकिन आपने वहाँ पे समझौता कर लिया और आपने उन चीज़ों को छोड़ दिया, तो वहाँ पे आपका जो है क्या, ईगो ही काम करता है, ना कि सुपर ईगो। ठीक है, बात करें सुपर ईगो, व्यक्तित्व का अंत में विकसित मतलब व्यक्तित्व का अंत में विकसित होने वाला नैतिक पक्ष है। जब बालक का व्यक्तित्व एकदम हाई लेवल पे चला जाता है व्यक्तित्व, उसमें जो है उसका सुपर ईगो निकल आता है। यह बाल्यावस्था में ईगो से ही विकसित होता है। मतलब कह रहे हैं जब बालक बाल्यावस्था में पहुंच जाता है तो उसके अंतर्गत जब ये ईगो ही थोड़ा और डेवलपमेंट हो जाता है तो वो सुपर ईगो का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं, वंशा अनुक्रम से आप क्या समझती हैं, यहाँ पे आपको बताना है। तो पीटरसन के अनुसार अगर देखें तो उन्होंने लिखा है, व्यक्ति को उसके माता पिता द्वारा उसके पूर्वजों से जो प्रभाव प्राप्त होता है वही वंशानुक्रम कहलाता है। वंशानुक्रम का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आपके मान लीजिए कोई दादाजी थे और उन दादाजी का कोई प्रभाव आपके ऊपर दिखाई पड़ रहा है, उनके बोलने का तरीका आपके अंदर आ गया है, उठने बैठने का तरीका आपके अंदर आ गया, या कोई ऐसी आदत है जो दादाजी की थी या पिताजी की थी या मम्मी की थी या दादी जी की थी जो आपके अंदर आ गई, वही क्या कहलाती है, वंशानुक्रम कहलाती है। हाइट आ जाए या कुछ भी आ जाए वो अपने आप पे मैटर करती है। ठीक है, बात करते हैं वुडवर्थ और
मरिक्वस महोदय ने, उन्होंने क्या कहा है, इन दोनों ने कहा है कि वंशानुक्रम से वे सभी कारक आ जाते हैं, वंशानुक्रम में वो सभी कारक आ जाते हैं जो व्यक्ति के जीवन आरंभ के समय उपस्थित होते हैं और जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय अर्थात जन्म के लगभग 9 माह पूर्व उपस्थित होते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो ये वंशानुक्रम होता है ये बच्चे को माँ के पेट से ही प्राप्त होता है। कुछ ऐसे गुण हो जाते हैं जो माँ के पेट में ही मिल जाते हैं और जब वो बड़ा होता है तो उसके साथ साथ वो भी क्या होता चला जाता है, डेवलप होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, जैसे कोई आदत मान लीजिए बच्चे के पिताजी के अंदर रही होगी या दादाजी के अंदर रही होगी, वो बच्चे के अंदर आ गई। अब वो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसके ऊपर उसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अगले देखते हैं। डिंक मेयर के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है कि वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक में जन्म के समय पाई जाती है। मतलब कह रहे हैं कि वंशानुगत कारक जन्मजात विशेषताएं हैं, ये जब बालक का जन्म होता है उस समय हमें देखने को मिलती हैं। प्राणी के विकास में वंशानुक्रम शक्तियां प्रधान तत्व होने के कारण प्राणी के मौलिक स्वभाव और उसके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती है। मतलब कह रहे हैं कि जो प्राणी के विकास है, डेवलप है, में वंशानुगत मतलब लगातार जैसे उसके दादा परदादा मम्मी पापा सब जैसे जीते आए हैं, वो जो शक्तियाँ होती उसमें प्रधान तत्व होने के कारण, मतलब वो मुख्य होने के कारण प्राणी के मौलिक स्वभाव, जो उसका बोलने का तरीका है, उठने बैठने की शैली है, ये सारी चीज़ों को क्या कह रहा है और उनके जीवन चक्र की गति को क्या करता है, नियंत्रित करता है। मतलब वो उठेगा बैठेगा कैसे, अपने दादाजी के अनुसार या मम्मी के अनुसार, पापा के अनुसार, दादी के अनुसार, नाना नानी के अनुसार, किसी के भी अनुसार हो सकता है। बोलने का तरीका चला जाए, कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो वो उसका नियंत्रित करने लगता है। इन वंशानुगत तत्वों को प्राणी की संरचना और क्रियात्मकता से संबंधित संपत्ति का ऋण समझना चाहिए, क्योंकि इन्हीं तत्वों की सहायता से प्राणी अपने विकास के लिए जन्मजात तथा अर्जित क्षमताओं का उपयोग कर पाता है। ठीक है, देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न आपका कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का महत्व बताइए। कि बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का क्या महत्व है, यह आपको बताना है। तो गैरेट महोदय के अनुसार अगर देखें तो उन्होंने कहा है इससे अधिक निश्चित बात और कोई नहीं है कि वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे को सहयोग देने वाले प्रभाव या कारक हैं तथा दोनों ही बालक की सफलता के लिए आवश्यक हैं। मतलब कह रहे हैं कि अगर कोई बालक विकसित हो रहा है तो उसके आसपास दो ही चीज़ें होती हैं, या तो उसकी वंशानुक्रम होता है, मतलब जो उसके दादा नानी नाना पापा मम्मी किसी से आ गया हो, और या वो किस वातावरण में पल रहा है। अगर मान लीजिए कहीं ऐसे वातावरण में पल रहा है जहाँ पे लगातार गाली गलौज हो रही, तो वो गाली गलौज देना आराम से सीख जाएगा। या ऐसे वातावरण में पड़ रहा है जहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से देखी जा रही हैं, बोलने का लिहाजा अलग है, उठने बैठने का तरीका अलग है सभी का, तो वहाँ पे उसका जो बोलने का उठने बैठने का सब कुछ तरीका है वो भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। वुडवर्थ का कथन है, उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के जीवन और विकास पर प्रभाव डालने वाली प्रत्येक बात वंशानुक्रम और वातावरण के क्षेत्र में आ जाती है। मतलब कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति के जीवन में जो विकास होता है उस पर जो मुख्य प्रभाव में देखने को मिलता है वो वंशानुक्रम और वातावरण का ही देखने का मिलता है। परंतु ये बातें इतनी पेचीदी ढंग से संयुक्त होती हैं कि बहुधा वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभावों में अंतर करना कठिन हो जाता है। मतलब बालक के ऊपर वंशानुक्रम का प्रभाव है या वातावरण का प्रभाव है, ये आपके लिए तय करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। या किसका मानना है, वुडवर्थ महोदय जी का मानना है। ठीक है, आगे देखते हैं। वुडवर्थ का यह विचार है कि गोभी और टमाटर के बीज पास पास बोकर समान वातावरण देने पर गोभी के बीज से गोभी का पौधा और टमाटर के बीज से टमाटर का पौधा ही पैदा होगा। ये किसका मानना है, वुडवर्थ जी का मानना है। वो कह रहे हैं कि एक जगह पे आप गोभी बो दीजिए और उसी के सामने जस्ट टमाटर बो दीजिए। ठीक है, दोनों की बुआई करवा दीजिए और वातावरण एक ही तरीके से दीजिए। जब इसको पानी मिले तब उसको पानी, जब इसको धूप लगे तो उसको धूप लगे, जब हवा चले तो इसको भी लगे इसको भी लगे। ठीक है, ये सारी सुविधाएं आप उसको दीजिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि गोभी के पेड़ में टमाटर लग जाएगा या टमाटर के पेड़ में गोभी लग जाएगी। गोभी के पेड़ में गोभी ही लगेगा और टमाटर के पेड़ में टमाटर ही लगेगा। यहाँ पे वातावरण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कितनी भी देखभाल क्यों ना कर ली जाए फिर भी एक जाति का पौधा दूसरी जाति में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, परंतु पोषण की भिन्नता
से एक ही जाति के अच्छे तथा बुरे नमूने की परस्पर अंतर दिखाई दे सकते हैं। मतलब कह रहे हैं कि कितनी भी आप कोशिश कर लो, कितना भी वातावरण एक ही तरीके का दे दो, तो कभी आप टमाटर के पेड़ से गोभी और गोभी के पेड़ से टमाटर नहीं उगा सकते हैं। लेकिन अगर उसका वातावरण सही नहीं हुआ तो उसी में आपको देखने को मिलेगा कि टमाटर कहीं पे अच्छा निकला है और कहीं पे टमाटर खराब हो गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।